हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस शेयर के बारे में बात करेंगे। तो इस कंपनी ने आज अपने क्वार्टर से अनाउंस किए हैं, तो हम एक बार इनका क्वार्टर चेक करते हैं कि कैसा है, और साथ में हम बिजनेस और टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे कंपनी का। तो अगर हम सेल्स की बात करें तो इस कंपनी का जो सेल्स है वो 28% से बढ़ा है। और लास्ट ईयर में 351 करोड़ की सेल्स की थी, जो इस साल बढ़ के 450 करोड़ हो गई, यानी कि 28% की ग्रोथ दी है। मतलब काफ़ी अच्छी ग्रोथ हम बोल सकते हैं। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है 158 करोड़ से बढ़ के 190 करोड़ हो गया है, यानी 21% का प्रॉफिट इनका ग्रोथ हुआ है। तो ये कंपनी का ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा है। इस कंपनी आप देखो तो अगर आप इसे चेक करोगे तो इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट लगातार बढ़े हैं। तो अगर इसके कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट लगातार बढ़े हैं तो देखिए कंपनी दिक्कत कहाँ पे आ रही है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो कंपनी के अगर प्रॉफिट लॉस चेक करें तो कंपनी की जो सेल्स है अदो तो इसकी सेल्स लगातार बढ़ी है 126, 201, 335 और आज 1600 करोड़ की कंपनी की सेल्स कर रही है। और कंपनी के जो प्रॉफिट भी आप चेक करो तो कंपनी के प्रॉफिट भी लगातार बढ़े हैं। अदो तो यहाँ पे 37 करोड़, 67, मतलब एक साल भी आज 708 करोड़ हो गए हैं कंपनी के प्रॉफिट। तो एक साल भी ऐसा नहीं गया जब कंपनी के प्रॉफिट घटे हों। तो अगर कंपनी इतनी अच्छी है, कंपनी के सेल्स काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट अच्छे से बढ़ रहे हैं, अगर कंपनी के आप पी रेशियो भी चेक करोगे तो कोई पी रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है, 21 का पी रेशियो है। ठीक है, मतलब कंपनी 21 के पी रेशियो 21% का ग्रोथ दे रही है। ठीक है, मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है। बट कंपनी फिर भी शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है। तो आखिर इसके पीछे क्या रीज़न क्या है। तो देखिए दो रीज़न है। जो पहला अगर इधर टेक्निकल पे आप चेक करो तो एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखो तो ये जो कंपनी जो आईपीओ आया था ये यहाँ करीब सितंबर 2021 मतलब इस जोन में आया था, आज से 3.5 साल पहले। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि कोविड की वजह से एक बहुत बड़ी रैली हुई थी। तो रैली के बाद में ऑलमोस्ट सारे स्मॉल कैप कंपनीज काफ़ी भागे थे। बट उसके बाद से स्मॉल कैप के अंदर सेलिंग है और सारे स्टॉक नीचे आए। ठीक है, निफ्टी के यूक्रेन रशिया वॉर हुई तो उसका निफ्टी भी नीचे आई थी। हालांकि निफ्टी तो अब रिकवर हो गई, बट ऐसे जो स्मॉल कैप कंपनीज थे वो उसमें रिकवरी नहीं हो पाई। तो उसके हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में तो आवास है, एप्टस है, होम फर्स्ट है, आधार है, बहुत सारी कंपनी जो नहीं चली हैं। तो एक तो ये सेंटिमेंट का रीजन है, और दूसरा जो सबसे मेजर रीजन है वो ये रीजन है। अगर आप इस कंपनी के यहाँ इन्वेस्टर सेक्शन में जाओ और यहाँ प्रोमोटर में क्लिक करो तो आप प्रोमोटर में आप देखेंगे यहाँ पे एक कंपनी है। ठीक, इसका नाम वेस्ट ब्रिज। तो ये जो वेस्ट ब्रिज है ना, ये इस कंपनी की प्रमोटर है। तो ये एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है। प्राइवेट इक्विटी फर्म में क्या होता है कि एक ऐसी कंपनी होती है जो दूसरी कंपनी जो बहुत छोटी होती है, जैसे एप्टस। तो जब एप्टस बहुत छोटी रही होगी उस टाइम पे इन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था। तो इनके पैसे तो बन चुके हैं, क्योंकि अब आज एप्टस बड़ी कंपनी हो गई, तो इनके पैसे ऑलरेडी 50 गुना, 60 गुना, 100 गुना हो चुके होंगे। तो अब इस कंपनी को उतना फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी के शेयर 300 रुपये पे या 500 रुपये या 200 रुपये पे हो। तो इस कंपनी क्या चाहती है कि हमारे पैसे तो बन चुके हैं, अब इसको बेच के उस पैसे को निकालो और उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करो। तो ये कंपनी में दिक्कत क्या होती है कि जब तक ये कंपनी रहेगी यहाँ पे, ये कंपनी जैसी शेयर प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देखो तो मान लो थोड़ा सा शेयर प्राइस यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, यहाँ से शेयर प्राइस थोड़ा ऊपर गया तो इन्होंने क्या किया, सेल कर दिया। फिर नीचे आया, फिर इन्होंने ऊपर गया, फिर बेच दिया। फिर जैसे ही क्या होता है कि शेयर प्राइस थोड़ा सा भी चढ़ता है, ये लोग बेचना शुरू कर देते हैं। तो बायर्स नहीं आ पाते, सिर्फ सेलर्स का डोमिनेंस ज़्यादा है। तो जब सेलर्स ज़्यादा होंगे तो सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस नीचे आएगा। तो ये रीज़न है कि एक ओवरहैंग बना हुआ है कि यहाँ पे जो इनके प्रोमोटर है, ये जो प्रोमोटर है प्राइवेट इक्विटी वाला, ये लगातार बेचते जा रहा है। आप देखो तो अभी 34% का स्टेक था, 34% स्टेक सितंबर 2022 में, आज घट के 28% हुआ है। लास्ट क्वार्टर इन्होंने थोड़ा सा बेचा है, 29 से 28 हुआ है। तो जब तक ये लोग बेचते रहेंगे शेयर प्राइस का जाना बहुत मुश्किल है। इनके जो ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर है उन्होंने अपना स्टेक नहीं बेचा। आप देखो तो इनके जैसे ये क्या मुनुस्वामी आनंदन है, तो इनके 19% स्टेक था, जो आज भी लगभग उतना ही स्टेक है। तो इनके जो फाउंडिंग मेंबर्स है जो चला रहे हैं इस कंपनी को, वो लोग चला रहे हैं कंपनी को अच्छे से। बट जो प्राइवेट इक्विटी वाला है ये बेचते जा रहा है, तो इसकी वजह से एक ओवरहैंग क्रिएट हो रहा है और बार बार ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही। इसका मेन रीजन यही है। तो अब देखिए कंपनी चलेगी कब। देखिए कंपनी फंडामेंटली नो डाउट बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, और देखिए चूंकि ये जो कंपनी है सबको पता है कि ये कंपनी का जो प्रमोटर अपना माल बेचना चाहता है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप अपनी ज़मीन बेचने जाए और सामने लोग पता चल जाए कि ये आदमी अपनी बेटी की शादी कराने के लिए अपनी ज़मीन बेच रहा है, तो लोग क्या करेंगे। अगर आपकी ज़मीन की प्राइस 50 लाख रुपए है तो आप बोले नहीं हम तो 30 ही देंगे, इस ज़मीन की तो 30 ही है। क्योंकि उनको पता है कि आपकी मजबूरी है कि आपको ज़मीन बेचनी है, अब मजबूरी में आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो सिमिलरली अभी क्या हो रहा है कि जो बाकी लोग हैं उन्हें पता है कि इस कंपनी का प्रमोटर माल बेचना चाहता है, तो इसलिए वो कोई भी कंपनी जो खरीदने वाला वो महंगा प्राइस क्यों खरीदना चाहेगा। जैसे अगर आप इस कंपनी का प्राइस टू बुक चेक करो, यहाँ पे ये प्राइस टू बुक है, तो आप देखो यहाँ पे तो जैसे हुडको है इसका प्राइस टू बुक 2.6 है, LIC का तो 1 से भी कम है, PNB का 1.5 है, आधार का 2.9 है, आवास का 3.35 है, इसका ज़्यादा है 3.8। इनफैक्ट ये थोड़ा अभी कम हुआ है।
आप हिस्टोरिकली चेक करोगे तो इसका प्राइस टू बुक बहुत ज़्यादा था। अगर यहाँ प्राइस टू बुक चेक करें, हाँ, तो एक टाइम प्राइस टू बुक 7, 8, 6 था, यहाँ पे देखो तो 6 है, मतलब ये बहुत महंगी बिक रही थी। और जैसे मैंने बताया कि बायर्स जो उनको पता है कि इसका प्रमोटर बेचना चाहता है, तो वो बोल रहे हैं भाई हम तो 2.5 ही देंगे तुम्हें प्राइस टू बुक, तुम 3.5 पे क्यों बेच रहे हैं, हम तो 2.5 पे खरीदेंगे। तो बायर जो खरीदना नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं मजबूरी का फायदा उठा लें। तो अब देखिए यहाँ पे सेलर भी बेचना चाह रहा है और बायर्स सोच रहे हैं भाई नीचे आए तब हम खरीदें, तो इसलिए प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये एक मेन रीज़न है कि इस कंपनी के खराब परफॉर्मेंस का। अदर इस कंपनी का रिजल्ट चेक हो तो रिजल्ट एक्सीलेंट है। इस कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट देखोगे तो कंपनी सबसे बेस्ट है। मतलब आप होम फर्स्ट से कंपेयर करो, आवास से कंपेयर करो, आधार से कंपेयर करो, पीएनबी से कंपेयर करो, तो सबसे आरओए जो है सबसे बेस्ट इस कंपनी का है। आप इसका मार्जिन देखो तो सबसे बेस्ट इसका है, क्योंकि इस कंपनी ना ये एक्चुअली इनका 20% जो बिजनेस है वो एमएसएमई से आता है। एमएसएमई मतलब बहुत छोटी कंपनी होती हैं जिनको ये लोग लोन देते हैं, वहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए लोग रिटर्न इंटरेस्ट भी ज़्यादा चार्ज करते हैं ये लोग, तो इसलिए लोग प्रॉफिट ज़्यादा बनाते हैं कि मार्जिन ज़्यादा होते हैं थोड़े से। तो बाकी तो ठीक है ऐसे, मतलब कंपनी देखिए कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। बस ओवरहैंग जो है सिर्फ प्राइवेट इक्विटी फर्म का है, तो जब तक वो लोग रहेंगे स्टॉक नहीं जाएगा। तो अब हमें नहीं पता कि वो लोग कितना बेचना चाहते हैं। जैसे अगर आप अभी इनके पास 34% स्टेक है, आई थिंक 28% स्टेक है। अब मान लीजिए ये चाहते हैं कि इनके पास 20% स्टेक रहे और 8% और बेचना चाहते हैं, तो मान लो कि अगर वो 8% बेच दें और 20% पे ये लोग रुक जाए तो उसके बाद तेजी बन सकती है। बट ये अगर इनको जीरो ही करना है कि भाई 28% से बेच के मैं पूरा जीरो पे लेके जाऊँगा, फिर तो ये कंपनी बहुत लंबा टाइम लगेगी रिकवर करने में। तो हमें नहीं पता कि ये कंपनी कब रिकवर होगी। और देखिए ये जो आईपीओ की बात करें हम, टेक्निकल अगर आप चेक करो तो ये जो जोन है ये यहाँ से सेलिंग आती है बार बार, यहाँ सेलिंग आई, फिर यहाँ सेलिंग आई, फिर इधर सेलिंग आई, इधर इधर इधर। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप स्विंग ट्रेड वगैरह देखना चाहते हो तो मे बी कंपनी यहाँ से एक बार यहाँ तक चली जाए, ठीक, यहाँ पे तो आपको 20-25% का कुछ प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन ये कंपनी जो बड़ी तेजी है ना, जो तेजी हम बोलते हैं कि 1% मतलब 20-30% का नहीं तेजी, मतलब ये कंपनी डबल हो, ट्रिपल हो, 3 टाइम 4 टाइम्स हो, तो वो तभी हो सकती है जिसका टेक्निकल पॉजिटिव हो। मतलब कि जैसे ये स्टॉक यहाँ से इसका ये जो रेसिस्टेंस है ना, इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट दे, यहाँ से ऊपर निकले, ब्रेकआउट दे, और फिर आगे कम से कम 1 महीना इधर कुछ सस्टेन हो, मतलब प्राइस जो है कुछ 1-2 महीना तक इसके आसपास में रहे, ताकि सो कि हाँ भाई अब ये प्राइस नीचे नहीं आएगा, मतलब अब यहाँ पे बायर्स ने कमान संभाल लिया है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो, आप कंपनी और बुलिफ हो, आप टाइम दे सकते हो, नहीं मैं तो 1-2 साल देख सकता हूँ बट मैं सस्ते प्राइस उठाना चाहता हूँ, तो फिर आप इस जोन में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है कि अगर कंपनी इस जोन में रहे तो आप इस जोन में खरीद सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरफ सोच रहे हो कि भाई मैं तो टाइम दे सकता हूँ 1 साल 2 साल 3 साल, बट मैं सस्ते प्राइस में ज़्यादा खरीदना चाहता हूँ, तो आपके लिए अच्छा टाइम है। बट अदरवाइज आप टेक्निकल पॉजिटिव होने का वेट कर रहे हो कि भाई एक बार कंफर्मेशन आ जाए फिर मैं खरीदूंगा, तो हाँ इसका एक बार ब्रेकआउट दे दे, फिर आप इस जोन में खरीदिए। भाई उस टाइम थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ भी इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए बोला कि सस्टेन करना चाहिए, ब्रेकआउट देने के बाद शेयर प्राइस सस्टेन करना चाहिए, उसके बाद ही आप खरीदिए। फिर आपका ये होगी आपके पैसे थोड़े से टाइम आपका बच जाएगा। हालांकि खरीदोगे आप महंगा, बट ये कि आपकी खरीदने वाला लॉस और जो टाइम वैल्यू होती है कि आपका टाइम बर्बाद हुआ वो बच जाएगा। तो ये चीज़ है इस कंपनी के अंदर। तो मेरी तरफ से इतना ही। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।